अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पर मिलने वाले स्टे के मुतालिक कि स्टे कैसे लिया जाता है, किन वजूहात की बेस पर स्टे ख़त्म हो सकता है, स्टे कितने अरसे के लिए लिया जा सकता है, कौन सी अदालत स्टे देने की पावर्स रखती है, कम से कम कितना स्टे ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन का स्टे मिल सकता है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब भी किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई शख्स अदालत में दरख्वास्त दायर करता है और इसमें स्टे की डिमांड करता है तो कोर्ट उसे कैसे स्टे देगी, इसके लिए सबसे पहले ये समझ लें कि स्टे ऑर्डर क्यों और किस मकसद के लिए दिया जाता है। सीपीसी में स्टे लेने के लिए कुछ मेन रीज़न्स बताई गई हैं, यानी वो ग्राउंड्स बताई गई हैं कि अगर कोई साइल इन तमाम ग्राउंड्स को फुलफ़िल करता है तो कोर्ट उसको स्टे दे देती है। यानी अगर कोई प्लेंटिफ जाता है कोर्ट में और वो केस फाइल करता है अपनी किसी भी प्रॉपर्टी से रेलिवेंट, तो उसके साथ वो एक एप्लीकेशन अटैच करेगा जिसमें वो ये लिखेगा कि उसको टेम्प्रेरी इंजंक्शन अलाउ की जाए ताकि जिस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट वो केस लेकर कोर्ट में आया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जो भी मैटर उसकी लुक चेंज करने के लिए या जो भी कब्ज़ा माफिया ने किया है उसके साथ उस सारे मैटर को रुकवाया जा सके उस वक्त तक जब तक जो दावा उसने फ़ाइल किया है या जो केस उसने किया है उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। और ये वो अप्लाई करेगा सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंडर। सीपीसी कहती है कि इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर कोई भी साइल फुलफ़िल कर ले या कोई भी प्लेंटिफ फुलफ़िल कर ले तो कोर्ट उसको स्टे दे सकती है। और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है इररिपेयरेबल लॉस, यानी कोई प्लेंटिफ ये केस लेकर कोर्ट में जाता है कि उसकी 5 मरले की प्रॉपर्टी है और उसके हमसाये की भी 5 मरले की प्रॉपर्टी है, यानी दोनों की 5-5 मरला प्रॉपर्टी है जो कि साथ साथ है। लेकिन जो हमसाया है इसने इस शख्स की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करके तामीरात स्टार्ट कर दी हैं, जिसके बाद वो इसे सेल करने की नीयत रखता है। अब इस मामले में कॉज ऑफ एक्शन यहाँ अराइज होता है कि इसमें इररिपेयरेबल लॉस हुआ है कि एक शख्स ने दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, और अगर ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है तो उस शख्स के लिए इररिपेयरेबल नुकसान है कि इसकी प्रॉपर्टी पर ना सिर्फ कब्ज़ा हुआ बल्कि उसे सेल आउट भी कर दिया गया किसी तीसरे शख्स के हाथ, या इसको सेल आउट करने की उसकी नीयत है जिससे इसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। तो ऐसा शख्स कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा और उसमें इस्तदा करेगा कि कोर्ट उसकी कंस्ट्रक्शन को रोकने का ऑर्डर पास करे। और फर्स्ट इंग्रेडिएंट इररिपेयरेबल लॉस रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट को देखते हुए अगर इस शख्स ने जो तामीर करवा रहा है उसने प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद, तो फिर इस शख्स को जो कंप्लेन लेकर आया है उसको इररिपेयरेबल लॉस होगा, जिसकी वजह से इंतहाई नुकसान का उसको खदशा है। तो कोर्ट से वही रिक्वेस्ट करेगा कि जब तक मेरे दावे का या मेरे केस का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकने का ऑर्डर पास किया जाए। तो कोर्ट उसको फेवर देते हुए ऑर्डर पास कर देती है हुक्म इम्तनाई का, जिसको टेम्प्रेरी इंजंक्शन कहते हैं। अब कोर्ट के ये ऑर्डर पास करने की एक और वजह भी है, और वो ये कि कोर्ट डिफेंडेंट को मौका देती है कि वो कोर्ट में पेश हो और अपना मुद्दा बयान करे, और वो एक नोटिस डिफेंडेंट को सेंड करते हैं कि आपके अगेंस्ट एक केस हमारी कोर्ट में आया है तो आप आके उसको परस्यू करें और अपना जवाब दावा जो है वो दाखिल करें, क्योंकि इंसाफ का ये तकाज़ा है कि दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाए। और हमारी अदालतें हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोनों पार्टीज़ को मौका देती हैं कि वो अपना मुद्दा बयान करे, और फिर जो पार्टी राइट पर होती है उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाता है। टेम्प्रेरी इंजंक्शन की सूरत में डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है कि वो कमिंग डेट को कोर्ट में पेश हो और अपना मुद्दा बयान करे और अपनी पोजीशन को क्लियर करे। ये 15 से 20 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर डिफेंडेंट ने खुद को क्लियर करना होता है कोर्ट के सामने।
इन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जब कोर्ट का नोटिस डिफेंडेंट को मिल जाए तो डिफेंडेंट को चाहिए कि उस नोटिस के ऊपर दर्ज डेट और टाइम पर कोर्ट में पहुंचे और पहुंचने के बाद वो अपनी हाज़िरी लगवाने के बाद कोर्ट को बताए कि मेरा ये मुद्दा है, मैं इसलिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, या अपनी जो भी पोजीशन है उसकी वो कोर्ट के सामने क्लियर करें। और जब डिफेंडेंट पेश हो जाता है तो कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ऑर्डर पास करती है। अगर कोर्ट समझती है कि तामीर जारी रहने से साइल की हक तलफी होती है तो वो स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू रखती है और फिर कार्रवाई जारी रहती है, चाहे वो केस फिर 2 साल चले, 5 साल चले या जितने भी साल चले, वो स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा। और अगर कोर्ट समझती है कि इसमें साइल की हक तलफी नहीं हो रही तो स्टे को वो कैंसिल भी कर सकती है। तो जब भी टेम्प्रेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया जाता है तो उसमें ये ऑर्डर उसी टाइम तक के लिए होता है जब तक डिफेंडेंट कोर्ट में पेश ना हो और अपना मुद्दा बयान ना करे। और इसमें दूसरी सूरत ये है कि जब डिफेंडेंट कोर्ट में पेश हो जाता है और वो ये साबित कर देता है कि वो जो तामीरात कर रहा है उससे प्लेंटिफ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो कोर्ट इस स्टे ऑर्डर को खारिज कर देगी और फिर जो कार्रवाई है वो उसको जारी रखेगी। यानी उस ज़मीन के ऊपर जो तामीरात हो रही हैं और उसको रुकवाने के लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था वो फिर उस ऑर्डर को खारिज कर देगी। स्टे से रेलेवेंट ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी शहरी के नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कभी भी उसको स्टे के लिए कोर्ट से रुजू करना पड़े तो उसके जहन में कभी भी किसी भी तरह का कोई डर खौफ ना हो कि कहीं कोर्ट उसके हक़ में स्टे ऑर्डर पास करेगी या नहीं करेगी। ये एक इमीडिएट रेमेडी है जो कोर्ट प्लेंटिफ को इस तरह के मामले में ग्रांट करती है। होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।